नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 के बीच होता है, वो ग्रह पूरी तरह से एक्टिवेट होता है और अपना पूरा फल प्रदान करता है। देखिए, राहु केतु हमेशा वक्रीय अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे, उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था और लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूँकि राहु वक्रीय अवस्था में गोचर करते हैं, तो उनका अंश बल 30 डिग्री, फिर 28 डिग्री, फिर 26 डिग्री, 25 डिग्री, 23 डिग्री, 22 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ा होगा। और जब राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा तो राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और 12 डिग्री अंश बल रहने तक युवा रहेंगे। आज के समय में वर्तमान में 23 मई को राहु का अंश बल 19 डिग्री है और लगभग 20 दिन के बाद राहु इस समय धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 20 दिन के बाद 10 जून को अंश बल 18 डिग्री हो जाएगा, पूर्णतः युवा होंगे और 3 अक्टूबर तक लगभग 132 दिन पूरी तरह से युवावस्था में गोचर करेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी बात का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए, राहु को समझने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तभी वो ग्रह पूरी तरह से एक्टिवेट होता है और उस ग्रह के पूरे फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की दशा गतिमान है वो सर्वथा प्रभावित होंगे और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान है, उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ तो होगी ही, क्योंकि राहु की दशा ही 18 वर्ष की होती है। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहे हैं या अच्छा फल दे रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर राहु आपके लिए खराब हैं, आपको खराब फल दे रहे हैं, तभी आप वो उपाय कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ जातकों के लिए ऐसा भी है कि राहु उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा फल दे रहे होंगे, उन्हें अंत वाला जो उपाय बताऊंगा वो करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए उपाय मैं बीच में बताऊंगा। तो राहु महाबली होंगे, धनु राशि के लिए क्या प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था,
अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। अगर राहु खराब हो तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा,
21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने, और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री। और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे, और युवावस्था में अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव पराक्रम के भाव में हैं। केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर कुंडली के 4थे भाव में है। जैसा मैंने आपको बताया कि राहु खराब फल कब देते हैं। राहु खराब फल तब देते हैं जब राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी का गोचर हो। त्रिषडाय भाव यानी तीसरा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव। अब तीसरे भाव के स्वामी तो शनि हैं। शनि और राहु की युति तो नहीं बननी, क्योंकि राहु 4थे में ही रहेंगे और शनि तीसरे भाव में ही रहेंगे 3 अक्टूबर तक। जहाँ तक 6ठे और 11वें की बात है, दोनों के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक राहु के साथ था मीन राशि में। 31 मार्च से 25 अप्रैल तक शुक्र राहु की युति बनी। त्रिषडाय भाव के स्वामी के साथ राहु का गोचर होने के कारण राहु ने आपको 31 मार्च से 25 अप्रैल तक बहुत अधिक कष्ट दिया होगा। और इसके बाद 23 अप्रैल से मंगल राहु का अंगारक योग बन गया, जो कि 1 जून तक चलेगा। तो इस तरह से पिछले 2 माह से, यानी 31 मार्च के बाद से ही लगातार राहु आपको कष्ट दे रहे हैं, और 1 जून तक राहु जन कष्ट आपको मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि 1 जून के बाद क्या राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों का गोचर होगा? इसका उत्तर है नहीं होगा, क्योंकि शुक्र 25 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर के मेष में आ चुके हैं। इसके बाद वृषभ में, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, इस तरह से राशि परिवर्तन करते रहेंगे। 3 अक्टूबर तक शुक्र राहु की युति नहीं बनेगी, और इसलिए राहु त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ युति न बनने के कारण हर तरह के नकारात्मक और पाप प्रभाव से मुक्त रहेंगे, अंश बल से मजबूत होंगे, और आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे आने वाले 132 दिन तक।
तो आइए समझते हैं कि पिछले 2 माह से किस तरह की परेशानियां आपके जीवन में आ रही थीं और अब किस तरह का लाभ आपको राहु देने जा रहे हैं। राहु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और पिछले 2 माह से राहु चौथे भाव से संबंधित कष्ट आपको दे रहे हैं। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण, मन की शांति, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता, मातृभूमि, राजनीति, जनता, राज सिंहासन, ये सब चीज़ें चौथे भाव में आती हैं। चौथे भाव में राहु के कारण परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी पैदा हुई होगी, पारिवारिक उलझनें बढ़ी होंगी, तनाव बढ़ा होगा और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी बना हो। माता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी, माता से आपके संबंध खराब हुए होंगे और जो लोग राजनीति में हैं उनके जीवन में तरह तरह की उठापटक की स्थिति बनी होगी। घर परिवार में विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, धोखाधड़ी, चीटिंग, ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और वो प्रॉपर्टी विवादित निकली हो। आर्थिक संकट आपके सामने बहुत बड़ा आया होगा, पैसा आया तो होगा लेकिन जितना आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। ये सब समस्याएं आई होंगी, कमेंट करके बताइएगा। अब 1 जून के बाद से और 10 जून को जब अंश बल से राहु मजबूत हो जाएंगे तो आपकी पारिवारिक समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक उलझनों में कमी तो 23 मई के बाद से आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 10 जून के बाद पूरी तरह से समस्याएं समाप्त होंगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी वो ख़त्म होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। जो लोग राजनीति में हैं, जो किसी इंडस्ट्री में हैं, जो व्यापार के क्षेत्र में हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातक जो कला से संबंध रखते हैं उन्हें शुभ फल मिलेगा। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको बीते दिनों में अपने मित्रों से धोखा मिला है, अपनों ने ही आपके साथ चीटिंग की है, तो अब आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, धन का लाभ भी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और माता से संबंध भी अच्छे होंगे। चौथे भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी। अब 8वां भाव तो वैसे ही खराब भाव, 8वां भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, चोट चपेट, एक्सीडेंट्स का, कमर के रोगों का, अशुभ घटनाओं का, इन सब चीज़ों को शो करता है। विघ्न, बाधा, रुकावट, परिवर्तन, ये सब 8वां भाव है। पिछले 2 माह से राहु 8वें भाव के भी खराब फल आपको दे रहे थे। आपके जीवन में अचानक से कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी। हो सकता है कुछ जातकों को चोट चपेट, एक्सीडेंट की समस्या आई हो, कुछ जातकों को कमर के रोगों के, कमर के नीचे के रोगों से पीड़ित होना पड़ा हो। बनते बनते आपके काम बिगड़ गए होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा या फिर आपका धन डूब गया होगा, कहीं पैसा आपका फंस गया होगा। आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपका डूब गया होगा, नहीं मिल पाया होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो गए होंगे। साथ ही साथ आप मानसिक चिंता, तनाव, पीड़ा, डिप्रेशन की स्थिति से गुजरे होंगे। लेकिन 1 जून के बाद स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके जो काम बिगड़ गए थे वो बनना शुरू होंगे। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा।
गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, विरासत या वसीयत से धन मिल सकता है, आय के साधनों में वृद्धि होगी, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और आय के स्रोत कई गुना बढ़ेंगे। अचानक से आपको धन का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा राहु जो हैं ये रिसर्च के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। जितना भी इस समय टेक्नोलॉजी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने हैं उन सब के कारक राहु होते हैं और इन सब चीज़ों का संबंध अष्टम भाव से होता है। जो जातक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हैं, जो जातक मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो जातक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए इस समय धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा और उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। साथ ही साथ वो जातक जो रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, उनको भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, दशम भाव शासन प्रशासन को शो करता है, दशम भाव राजनीति को शो करता है। और यहाँ पर राहु के कारण पिछले 2 माह में सरकारी पक्ष से आपके कार्यों में बाधाएं आई होंगी। सरकार से जुड़े अधिकारियों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा। आपके कई ऐसे कार्य जिनमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सहयोग वांछित था, उन कार्यों में बाधा आई होगी। आपके कार्य बनते बनते लास्ट तक बने होंगे लेकिन अंत में बिगड़ गए होंगे। दशम भाव कैरियर का होता है। कैरियर में उठापटक देखने को मिली होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया होगा और आप इतने हताश निराश हो गए होंगे कि काम में आपका मन नहीं लगा होगा। आपको ये लगा होगा कि मैं किसी काम का नहीं रह गया, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। इस तरह की मानसिकता आपके अंदर राहु ने डेवलप की होगी। आलस्य, थकान, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। तो कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा हुआ आपके साथ। अब चूंकि 1 जून को राहु मंगल का अंगारक योग समाप्त होगा, शुक्र के कारण त्रिषडाय भाव का जो प्रभाव था वो समाप्त हो चुका है, तो अब आपको 23 मई के बाद दशम भाव से संबंधित चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा और 10 जून के बाद तो स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग राजनीति में थे उनमें स्टेबिलिटी आएगी, राजनीति में सफलता और लाभ मिलेगा। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का आपको सहयोग बनेगा और उनके सहयोग से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिलेगा, सरकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा, नई नौकरी, नए व्यापार के योग बनेंगे, पिता की भी भाग्योन्नति होगी और पिता से भी आपको लाभ मिलेगा। राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश के भाव पर। राहु विदेश के कारक होते हैं, लेकिन पिछले 2 माह से विदेश संबंधी कार्यों में तरह तरह की अड़चनें आई होंगी। विदेश जाने का आपका सपना अधूरा रह गया होगा। विदेश संबंधी कार्य आपके बनते बनते बिगड़ गए होंगे। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और हो सकता है कि आपको अस्पताल में भी एडमिट होना पड़ा हो। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर आपको लगाने पड़े हों। इसके अलावा विदेश में आपका पैसा फंस गया होगा, विदेशी व्यापार में आपको हानि हुई होगी या आपकी कोई बहुत अच्छी बिजनेस डील वो कैंसिल हो गई होगी। आपकी रुचि धर्म कर्म से हटी होगी और आपके मन में इतना अधिक चिंता, मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ होगा कि आपकी रातों की नींद गायब होगी। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा।
लेकिन 23 मई के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और 10 जून के बाद स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। राहु 12वें भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ देना शुरू कर देंगे। तो विदेश संबंधी कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य इसमें पूरे होंगे। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। राहु चौथे भाव में है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आप पहले से विदेश में हैं और अगर वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, वहाँ सेटल होना चाहते थे, तो ये सपना भी आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी और अस्पताल के जो चक्कर लग रहे थे वो बंद होंगे। एक बार फिर से आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी और आपके मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी स्थितियां जो है वो समाप्त होंगी। तो इस तरह से 10 जून के बाद से 3 अक्टूबर का जो राहु का गोचर है ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। लेकिन अब देखिए, दो चीज़ें समझनी है आपको। अगर राहु आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं, यानी जो मैंने बताया है अगर आपके साथ वैसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब राहु आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं, अचानक से आपको लाभ दे रहे हैं, उन्नति हो रही है आपकी। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको वो उपाय नहीं करने हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, पहली बात तो ये है कि राहु को आकर्षित करने का कार्य कीजिए। यानी आप चंदन की अगरबत्ती इसका प्रयोग कीजिए। चंदन की अगरबत्ती पूजा में यूज़ कीजिए, कमरे में लगाइए और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए 108 बार। और अगर राहु खराब फल दे रहे हैं तो जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ इसको कीजिए, लाभ होगा। जीवन में परेशानियाँ बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल
11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।